हेलो एंड वेलकम। लेट्स बिगिन द हिंदू एनालिसिस। एंड आज के हमारे एडिटोरियल का जो टॉपिक है वो है टॉक्सिक डिजास्टर ऑन विशाखापट्टनम गैस लीक। जो विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुआ उसकी जो जहरीली हवा से जो उसकी जहरीली गैस से जो नुकसान हुआ, जो मानव क्षति हुई, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन टुडेज द एडिटोरियल एनालिसिस। एंड जो आज के हमारा जो मेन वर्ड है उनको हमने यहाँ पर लिखा है ट्रेजिडी। ट्रेजिडी का मतलब होता है कोई डिजास्टर, डिजास्टर मतलब कोई हादसा, क्लैमिटी मतलब कोई हादसा या कुछ गलत अनहोनी हो जाना। पैरामाउंट का मतलब होता है सुप्रीम, मतलब सर्वोच्च, जो सबसे ऊपर है। सिक का मतलब होता है बीमार पड़ जाना, ठीक है ना। स्ट्रगलिंग का मतलब होता है कुछ संघर्ष करना। कोप विथ का मतलब होता है किसी को मैनेज करना। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है कोई लंबे समय तक जो चलता है। ओके, हैजार्डस का मतलब खतरनाक। रेंडर का मतलब होता है कुछ प्रदान करना। अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश। एंड डिचेज का मतलब होता है जो नाले। ओके, द गैस लीक ट्रेजेडी इज अ रिमाइंडर दैट सेफ्टी इज पैरामाउंट व्हेन एग्जिटिंग द लॉकडाउन। ये कह रहा था गैस लीक, जो गैस लीक हुआ, ट्रेजिडी मतलब जो गैस लीक की जो घटना हुई, ट्रेजिडी का मतलब होता है जो हादसा हुआ। इज़ अ रिमाइंडर, यह एक याद दिलाने वाला है क्या, दैट सेफ्टी इज़ पैरामाउंट, कि सुरक्षा सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। व्हेन एग्जिस्टिंग द लॉकडाउन, जब लॉकडाउन से बाहर निकलने की बात आती है तब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है सेफ्टी। ओके, the disastrous leak of a toxic chemical that has killed several people and left hundreds sick near Visakhapatnam in Andhra Pradesh comes as a shock to a nation struggling to cope with the prolonged lockdown. ये कह रहा है डिजास्टर लीक, जो लीक हुआ, जो हादसा हुआ, जिससे जो लीक हुआ ऑफ अ टॉक्सिक केमिकल, जिससे जो टॉक्सिक, जो जहरीली, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीली, जो जहरीली जो केमिकल है जो लीक हुए, दैट हैज़ किल, उसने लोगों को मार दिया। कितने, सेवरल पीपल, उसने अनेक लोगों को मार दिया। हैज़ किल का मतलब है मार दिया है। एंड लेफ्ट 106, और उसने सैकड़ों लोगों को बीमार कर दिया है। एंड नियर विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। कम्स एज अ शॉक टू अ नेशन, जो न्यूज़ थी, कम्स का मतलब आई, एज अ शॉक, एक शॉक के रूप में आई, एक घातक के रूप में आई। टू अ नेशन, इस एक राष्ट्र के लिए, एक देश के लिए, स्ट्रगलिंग टू कॉप विथ द प्रोलॉन्ग लॉकडाउन, जो एक पहले से लंबे समय से चले आ रहे लॉकडाउन से पहले से वो संघर्ष कर रहा है। इसके कहने का ये मतलब है कि जो देश पहले से जो लंबे समय से, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबे समय से लॉकडाउन को जो चल रहा है उसको मैनेज कर रहा है, उसको वो संभाल रहा है, उसके बीच एक ये हादसा सामने आ गया जिसने हज़ारों लोगों को मार दिया, अनेक लोगों को मार दिया, उसने सैकड़ों को बीमार कर दिया और अनेक लोगों को मार दिया। रेजिडेंट्स ऑफ हैबिटेशंस अराउंड गोपालपत्तनम close to the site where the LG Polymers plant is located passed out as this hazardous styrene vapor swept through the area at night. इसमें कुछ वर्ड्स उसको देखने की ज़रूरत है। मेन ये जहाँ पे हुआ उस जगह का नाम है गोपालपत्तनम। कहाँ पे हुआ, कौन से प्लांट पर हुआ, वो है LG पॉलीमर्स, जो अभी एक साउथ कोरियन कंपनी इसको चला रही है। पहले ये विजय माल्या चलाते थे, लेकिन 1997 के बाद इसको साउथ कोरियन कंपनी हैंडल कर रही है। ओके, ये कह रहा है रेजिडेंस ऑफ हैबिटेशंस, वहाँ के हैबिटेशंस का मतलब वहाँ के चारों ओर जो लोग रहते हैं, रेजिडेंस का मतलब जो लोग रहते हैं अराउंड गोपालपत्तनम के चारों ओर या वहाँ के एरिया के अंदर, क्लोज टू द साइड, वो एक उस साइड के, क्लोज का मतलब है करीब है। कौन सी साइड, वेयर द LG पॉलीमर प्लांट्स, जहाँ पर LG पॉलीमर्स जो प्लांट है वहाँ पे स्थापित है, लोकेटेड का मतलब स्थापित है,
पास्ड आउट एज द हैजार्डर, और जहाँ से पास्ड आउट का मतलब होता है यहाँ से कोई गुजरना, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वहाँ पर हैजार्डस का मतलब खतरनाक घातक केमिकल लीक हुआ है, वो जो वहाँ से पास हुआ मतलब वहाँ से होकर गुजरा। कहाँ से? गोपालपत्तनम से। स्टाइरिन वेपर स्वेप्ट थ्रू द एरिया एट नाइट, जो वहाँ पर केमिकल का रिसा हुआ उसका नाम है स्टाइरिन। स्टाइरिन वेपर का मतलब होता है जो उसके केमिकल्स के जो कण थे छोटे छोटे वो स्वेप्ट थ्रू द एरिया, उसने पूरे एरिया को कवर कर दिया एट नाइट, रात में। ये क्या, उस स्टाइरिन के जो छोटे छोटे कण थे, वेपर थे, उसने उस एरिया को पूरी तरह कवर कर दिया, मतलब ढक दिया। उसने अपनी जहरीली हवा चारों ओर फैला दी। सेवरल डेथ्स टुक प्लेस एज पीपल ट्राइड टू फ्ली एंड द केमिकल रेंडर्ड देम अनकॉन्शियस। फ्ली का मतलब होता है भागना, ठीक है ना। ये कह रहा है सेवरल डेथ्स, अनेक मौतें, टू प्लेस का मतलब होता है वहाँ पर अनेक मौतें हुई, ठीक है ना। एज पीपल ट्राइड टू फ्ली, जैसे ही लोगों ने वहाँ पर भागना शुरू किया तो वहाँ की जो बाहर की जो जहरीली हवा थी, जैसे ही उन्होंने इनहेल की, मतलब जैसे ही उन्होंने सांस ली, वो अनकॉन्शियस हो गए। द केमिकल रेंडर्ड देम अनकॉन्शियस, उस केमिकल ने, रेंडर्ड देम का मतलब होता है उनको बेहोश कर दिया। रेंडर्ड का मतलब होता है प्रोवाइड है, गिव, मतलब उनको कुछ प्रदान करना, मतलब केमिकल ने उनको बेहोश कर दिया, ठीक है। देयर आर हॉरिफिक स्टोरीज ऑफ पीपल फॉलिंग फ्रॉम बिल्डिंग्स और इनटू वेल्स एंड डिचेज एज दे लॉस्ट कॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश, और कॉन्शियसनेस का मतलब होता है होश, ठीक है ना। देर आर हॉरिफिक स्टोरी, ये कह रहा वहाँ पर कि जो भयानक स्टोरी थी, कहानियाँ थी, कैसे, ऑफ द पीपल, लोगों की भयानक कहानी थी, जिसमें कुछ लोग बिल्डिंग से गिर रहे, फॉलिंग फ्रॉम द बिल्डिंग्स, लोग बिल्डिंग से गिर रहे, और इनटू वेल्स, और कुछ लोग कुओं में गिर रहे, क्योंकि जो गैस थी उसने आँखों में जलन पैदा की, तो लोग प्रॉपरली आँखों को खोल नहीं सके, और वो बिना देखे अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। और कुछ तो लोग बिल्डिंग से गिर गए, कुछ लोग कुएं में गिर गए, एंड डिचेज, और कुछ लोग जो नदी नाले होते हैं जो रोड के साइड में, उसमें गिर गए। एज दे लॉस्ट कॉन्शियसनेस, क्योंकि उन्होंने तब अपना होशो हवास खो दिया। लॉस्ट का मतलब होता है खो देना, कॉन्शियसनेस का मतलब तब होता है होश, उसने अपने होश खो दिए। एंड नेक्स्ट, and they become the first victims of the exit from the lockdown when industrial units were allowed to resume their operation। resume का मतलब होता है किसी को पुनः शुरू कर देना। victims का मतलब होता है सफरर, जो किसी भी आपदा से पीड़ित होता है। victims का मतलब होता है जो पीड़ित व्यक्ति, ठीक है। दे हैव बिकम द फर्स्ट विक्टिम्स ऑफ द एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन, ये कह रहा है दे हैव, मतलब जो लोग इस आपदा से, जो लोग इस गैस की लीक की वजह से भागने पर मजबूर हो गए अपने घरों से, द फर्स्ट विक्टिम्स ऑफ द एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन, वो पहले पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित लोग हैं जो किसके कारण हुए, एग्ज़िट फ्रॉम द लॉकडाउन, लॉकडाउन के जो एग्ज़िट है, मतलब लॉकडाउन को ख़त्म करने की, लॉकडाउन को धीरे धीरे ख़त्म करने से जो पीड़ित लोग हैं उनमें सबसे पहले वो पीड़ित है, मतलब वो सबसे ज़्यादा या सबसे पहले इस लॉकडाउन की एग्ज़िट की वजह से पीड़ित हुए। व्हेन द इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर अलाउड टू रिज्यूम देयर ऑपरेशन, जब इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी, जो औद्योगिक इकाइयाँ थी, वर अलाउड मतलब उनको अलाउ किया गया टू रिज्यूम देयर ऑपरेशन, कि वे अपना जो ऑपरेशन है, मतलब कि जो अपनी जो कार्य विद्या है उनको वापस शुरू कर सकते हैं। स्टाइरिन, द केमिकल इन्वॉल्व इन अ डिजास्टर स्ट्रक प्लांट दैट प्रोड्यूसेस पॉलीस्टाइरिन products is included in the schedule of the manufacturer, storage and import of hazardous chemical rules 1989।
ये कह रहा है स्टाइरिन के बारे में बता रहा है कि स्टाइरिन है क्या। द केमिकल इन्वॉल्व इन डिजास्टर स्ट्रक प्लांट, एक ऐसा केमिकल है जो डिजास्टर यानी कि जो आपदा, जो खतरनाक साबित हो सकता है, ऐसा केमिकल है। दैट प्रोड्यूसेस, यहाँ पर आया है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस ऐसे है, ये लगता है क्योंकि आप स्टाइरिन के लिए आए। स्टाइरिन एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर आपके ऐसे है, ये में से ईएस लगा है। दैट प्रोड्यूसेस पॉलीस्टाइरिन, जो पॉलीस्टाइरिन को प्रोड्यूस करता है, पॉलीस्टाइरिन के जो प्रोडक्ट है उनको प्रोड्यूस करता है। इज़ इंक्लूडेड, अब यहाँ पर भी कॉमा, यहाँ पर भी कॉमा, इसका मतलब जो स्टाइरिन है अब वापस यहाँ पर आ सकता है। ये कह रहा है जो यहाँ पर आ सकता है, सॉरी यहाँ पर आ सकता है, ये कह रहा है स्टाइरिन इज़ इंक्लूडेड। अब वापस हम उसको ऐसे पढ़ सकते, क्योंकि अगर आपको ध्यान नहीं रहता आप ये भूल सकते ना, इसलिए आप शुरू से पढ़ने की बजाय जो स्टाइरिन जो कॉमा से पहले उसको यहाँ पर रख के आप वापस पढ़ सकते हैं। जैसे कि स्टाइरिन इज़ इंक्लूडेड इन शेड्यूल, ये कह रहा है स्टाइरिन को शामिल किया गया है एक सूची में, एक शेड्यूल में। कौन सी? शेड्यूल ऑफ मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल्स रूल्स 1989। ये कह रहा है जो खतरनाक, जो घातक केमिकल्स है उनका जो रूल है 1989 में बनाया गया, उनसे रिलेटेड कि उनको भंडारण कैसे करें, उनका आयात कैसे करें, उनको बनाए कैसे, उनकी जो शेड्यूल है, उनकी जो सूची है, उनमें इसको शामिल किया गया है। इस रूल के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है कि ये एक केमिकल्स है जिसको इस रूल के अंतर्गत आपको ये सारी जो ऊपर दी गई जो रिकमेंडेशंस है, जो मांगे हैं, उनको पूरा करना पड़ेगा, ताकि आप जो खतरनाक, जो आने वाले, जो अनिश्चित जो हादसे हैं उनको टाल सके। द रूल्स ले डाउन स्ट्रिक्ट नॉर्म्स ऑन हाउ इट शुड बी हैंडल्ड एंड स्टोर्ड। ये कह रहा है ले डाउन का मतलब होता है स्टेबलाइज करना या गिव अप। स्टेबलाइज का, ले डाउन का मतलब होता है कि उसने प्रदान किए या फिर स्थापित किए। अगर आप इसको आर्मी, एज आर्मी मतलब कि फ़ौज में इसको यूज़ करते इस वर्ड को ले डाउन का, तब होता है कि सरेंडर करना, मतलब कि अपने जो हथियार है उनको सरेंडर करना। ले डाउन का मतलब होता है सरेंडर करना। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि जो रूल्स है उसमें ये स्थापित किया गया है कि ये रूल दिखाता है स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, इस जो रूल्स है वो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है, उसमें सख्त कानून है। नॉर्म्स का मतलब होता है रूल है ऑन हाउ इट शुड बी हैंडल, कि इसको कैसे हैंडल किया जाना चाहिए, और इसको कैसे स्टोर का मतलब होता है भंडारित किया जाना चाहिए। यहाँ पर इट शुड बी हैंडल, ये एक मॉडल है शुड। ऑल्दो इट विल टेक एन इंक्वायरी टू एस्टेब्लिश व्हाट कॉज्ड द इंसिडेंट, द कंपनी एंड द स्टेट गवर्नमेंट knew that the chemical was hazardous, characterized by poor stability under a variety of conditions that could even lead to explosive situation। चलो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं हम। Although it will take, although का मतलब होता है यद्यपि, ये कह रहा है यद्यपि it will take an inquiry, ये कह रहा है यद्यपि ये एक इंक्वायरी बिठाएगा, कि मतलब जो हुआ है इसके लिए एक इंक्वायरी होगी। टू स्टेबलाइज व्हाट द कोज द इंसिडेंट, टू स्टेबलाइज का मतलब होता है यह पता लगाने के लिए, यह स्थापित करने के लिए कि व्हाट कोज द इंसिडेंट, कि इस हादसे के पीछे क्या कारण था। व्हाट कोज का मतलब होता है क्या कारण था, इंसिडेंट का, जो हादसा हुआ उसका क्या कारण था। द कंपनी एंड द स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार और जो कंपनी है, न्यू का मतलब जानती थी, दैट कि द केमिकल वॉज हैजार्डस, की जो केमिकल है वो खतरनाक है। हैजार्डस का मतलब होता है घातक है, जानलेवा है। करेक्टराइज्ड बाय पुअर स्टेबिलिटी अंडर अ वैरायटी ऑफ कंडीशन, और जो उसकी पुअर स्टेबिलिटी है मतलब कि उसको आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो स्टेबल नहीं है, मतलब कि वो स्थिर नहीं है। अंडर अ वैरायटी ऑफ कंडीशन, अन्य वैरायटी का मतलब होता है अन्य प्रकार की, कंडीशंस मतलब अन्य प्रकार की स्थिति के अनुकूल भी उसको ज़्यादा स्थिर नहीं किया जा सकता है। दैट कुड इवन लीड टू एक्सप्लोजिव सिचुएशंस, एंड जो
यहाँ तक कि एक एक्सप्लोजिव सिचुएशंस को लीड कर सकता है। मतलब कि ऐसी एक एक्सप्लोजिव का मतलब होता है इनफ्लेमेबल, मतलब कि विस्फोट होने की भी वहाँ पे एक संभावना हो सकती थी। एक्सप्लोजिव का मतलब होता है विस्फोट होना, विस्फोटक, कि वहाँ पर विस्फोट भी हो सकता था। इट इज़ ऑल्सो रीजनेबल टू अज्यूम, रीजनेबल का मतलब होता है कि उसके पीछे कुछ सेंस होना, उसके पीछे कुछ लॉजिक होना। ये कह रहा है कि इट इज़ रीजनेबल, कि ये इसके पीछे एक लॉजिक है, टू अज्यूम, ये मानना कि दैट द सेफ्टी मैकेनिज्म बिल्ट इनटू द स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग टू सो हैजार्डस was either faulty or allowed to be overridden। ये कह रहा है कि ये रीजनेबल होगा या मानना कि जो सेफ्टी मैकेनिज्म थे, जो सुरक्षा की जो मशीनरी थी, बिल्ट इनटू द स्टोरेज, जो स्टोरेज के अंदर बनाई गई थी। बिल्ट इनटू का मतलब होता है किसी के अंदर कुछ बनाना। जो स्टोरेज स्ट्रक्चर, जो भंडार गृह के अंदर जो बनाई गई थी, जो सुरक्षा के जो मशीनरी और समथिंग सो हजार, वो खुद एक खतरनाक थी। जो खतरनाक केमिकल्स के लिए जो बनाई गई जो सुरक्षा की जो मशीनरी थी, वॉज इधर फॉल्ट, या तो वो ख़राब थी। फॉल्टी का मतलब होता है कि वो मेल फंक्शंस का मतलब होता है वो काम नहीं कर रही थी, और अलाउड टू बी ओवररिडन, या वो डैमेज हो गई थी, या जो वो पहले से ही ख़राब हो चुकी थी। इसका ये कहने का तात्पर्य है। एंड नाउ मूव टू दिस टाइटल। प्रॉब का मतलब क्या होता है? प्रॉब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशंस करना, किसी की जांच करना, ठीक है ना। वॉज द रीओपनिंग वर्क एट द फैक्ट्री लेफ्ट टू अनस्किल्ड पीपल? ये कह रहा है क्या जो रीओपनिंग वर्क है, जो पुनः जो काम स्टार्ट किया गया है फैक्ट्रियों में, लेफ्ट टू अनस्किल्ड पीपल, क्या वो सिर्फ अनस्किल्ड लोगों के लिए है? लेफ्ट का मतलब है कि उन पर ही छोड़ दिया गया है। ये कह रहा है जो रीओपनिंग वर्क है जो फैक्ट्री का, सिर्फ वो अनस्किल्ड लोगों पर ही छोड़ दिया है। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना या उन पर किसी पर निर्भर करवाना। अनस्किल्ड का मतलब होता है अनिपुण, कि उन लोगों पर ये काम छोड़ दिया है। एज सम सिटी ऑफिशियल्स हैव सेड, ऐसा कुछ जो शहर के ऑफिसर्स ने कहा था। These aspects must be probed in the inquiry to fix accountability। accountability का मतलब होता है किसी का दायित्व। ये कह रहा है द एस्पेक्ट, कि जो भी इसके पहलू है, एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू, मस्ट बी प्रोब्ड, उनकी जांच की जानी चाहिए। इन द इंक्वायरी, उस इंक्वायरी में, टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, और उसमें जो दायित्व है उसको फिक्स करना चाहिए, यानी कि जो जिसके कारण हुई उनको सही जिम्मेदार ठहराना चाहिए है और उसकी जांच की जानी चाहिए। द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट मस्ट फोकस इमीडिएटली ऑन द मेडिकल नीड्स ऑफ दोज हु हैव बीन ग्रीवसली अफेक्टेड बाय द गैस लीक। ये कह रहा है इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, ग्रीवियसली का मतलब होता है गंभीर रूप से। ये कह रहा है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट मस्ट, मतलब ये करना चाहिए उनको, मस्ट ये मॉडल है, मतलब ये करना ही चाहिए। मस्ट फोकस इमीडिएटली ऑन द मेडिकल नीड्स। ये कह रहा है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को तुरंत ही जो मेडिकल है, जो हेल्थ की जो ज़रूरत है, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऑफ दोज, किसके लिए? उनके लिए। ऑफ दोज हु ग्रीवियसली अफेक्टेड, जो बुरी तरीके से, ग्रीवियसली का मतलब सीरियस, मतलब गंभीर रूप से, या जो गंभीर रूप से जो प्रभावित हुए, उनको सबसे पहले हेल्थ सुविधाएं प्रदान की जाए बाय द गैस लीक, जो गैस लीक से प्रभावित हुए उन लोगों को। विच हैज़ इनएविटेबली लेड टू कंपैरिजन विद द 1984 भोपाल गैस डिजास्टर। ये कह रहा है विच, मतलब जो गैस लीक हुआ उसके बारे में कह रहा है। ये इसके लिए आया है क्योंकि डॉट के पहले जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, अगर डॉट आ जाए यानी कि जो विच, वो, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है वो इससे आगे वाले को क्वालिफाई करेंगे। ये कह रहा है कि जो गैस लीक हुआ है उसने जो 1984 में जो भोपाल में जो गैस की त्रासदी हुई है उससे तुलना की जा रही है इस गैस लीक से।
इनएविटेबली का मतलब होता है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, मतलब जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, मतलब इसका ये है। ओके, एज अ हार्मफुल केमिकल, एज अ हार्मफुल केमिकल का मतलब होता है कि घातक केमिकल के तौर पर स्टाइरिन कुड हैव क्रॉनिक इफेक्ट्स। जो स्टाइरिन है उससे जो क्रॉनिक इफेक्ट्स का मतलब होता है लंबे समय तक ये लोगों को प्रभावित कर सकती है। कुड हैव का मतलब होता है कर सकती है, क्रॉनिक का मतलब लंबे समय तक, इफेक्ट्स का मतलब प्रभावित कर सकती है। बियॉन्ड द इमीडिएट सिम्टम्स, यहाँ तक कि वो तुरंत इसके लक्षण ना दिखाए लेकिन लंबे समय तक ये प्रभावित हो सकती है। बियॉन्ड का मतलब होता है इससे परे होना। इंटरनेशनल सेफ्टी लिटरेचर साइट्स, जो इंटरनेशनल सेफ्टी लिटरेचर है, एक संस्था है, उसने साइट्स का मतलब होता है यह बात कही, इट साइट्स यह बात कही कि एज सब्सटेंस दैट में कॉज सेंस, ये एक ऐसा सब्सटेंस है, मतलब कि एक ऐसा पदार्थ है दैट में कॉज, जो कैंसर का कारण बन सकता है। कॉज का मतलब कारण बनना, कॉज का मतलब होता है रीज़न या किसी चीज़ का रीज़न। ये कह रहा है जो पदार्थ है जो स्टाइरिन, वो कैंसर का कारण बन सकता है। देयर इज़ अ थस नो सेफ लिमिट फॉर एक्सपोजर टू इट। ये कह रहा है देयर इज़ अ थस, अभी भी कोई भी सेफ लिमिट नहीं है फॉर एक्सपोजर टू इट, इसको रोकने की, मतलब कि इसके जो घातक परिणाम है उसको रोकने के लिए कोई भी सेफ लिमिट नहीं है, मतलब कि उसके कोई हथियार नहीं है इसको रोकने के लिए। एक्सपोजर का मतलब होता है कोई घातक सिचुएशंस या कोई घातक ऐसी स्थिति जिसको रोक पाना मुश्किल है, उसके रोकने के लिए हमारे पास हथियार उपलब्ध नहीं है। एक्सपोजर का मतलब ये होता है। सोलेटियम पेमेंट्स एंड कंपेंसेशंस फॉर द विक्टिम्स एंड फैमिलीज आर इम्पोर्टेंट। ये कह रहा है जो सोलेटियम पेमेंट्स है एंड कंपेंसेशंस है फॉर विक्टिम्स, ये कह रहा है लोगों को पेमेंट्स करो या फिर हर्जाना दो, एंड फैमिली जो विक्टिम्स मतलब जो लोग पीड़ित हुए और उनके जो परिवार है उनको कंपेंसेशन का मतलब होता है हर्जाना देना चाहिए। आर इम्पोर्टेंट, जो हर्जाना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बट सो इज़ एक्सेस टू द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर फॉर द विक्टिम्स। बट सो लेकिन बट सो का मतलब लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण, इससे भी पहले कंपेंसेशन से भी पहले ये महत्वपूर्ण है, इज़ एक्सेस टू द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, कि लोगों की जो पीड़ित हैं उनको हाईएस्ट लेवल की हेल्थ फैसिलिटी मिल सके। व्हाट हैपेंड इन गोपालपत्तनम इज़ आल्सो अ वार्निंग फॉर इंडस्ट्रीज अक्रॉस इंडिया। ये कह रहा है व्हाट हैपेंड कि जो कुछ भी हुआ, जो हुआ कहाँ पे, इन गोपालपत्तनम में जो हुआ, इज़ आल्सो वार्निंग, जो एक इंडस्ट्री जो भी अक्रॉस इंडिया मतलब पूरे इंडिया में जो भी औद्योगिक इकाइयाँ है उनके लिए एक चेतावनी का संदेश है। ओके, एंड नाउ although some may see the incident as a consequence of the lockdown, ये कह रहा है सम में से कुछ लोग इसको देख सकते हैं द इंसिडेंट एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉकडाउन, इस जो घटना को वो लॉकडाउन का एक परिणाम या एक प्रकार से जो रिजल्ट है उसकी तरह देख सकते हैं। द स्टेट्स हैव द अथॉरिटी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑर्डर टू एग्जाम प्रोसेस इंडस्ट्री। ये कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट के पास हैव द अथॉरिटी मतलब कुछ पावर है अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑर्डर, कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने जो ऑर्डर दिए हैं उसके अंतर्गत ही स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ अथॉरिटी है टू एग्जाम प्रोसेस इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्री को, जो इंडस्ट्री है जो औद्योगिक इकाई है उनके जो प्रोसेस है उनको एग्जाम का मतलब होता है उनको छूट दी जा सकती है, मतलब अभी के लिए उनको बंद किया जा सकता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको खोलने के आदेश दे दिए। अब ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट इनको बंद करवा सकती है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ अधिकार, कुछ पावर है। एग्जाम का मतलब होता है फ्री फ्रॉम या रिलैक्सेशन, मतलब किसी से छूट मिलना।
It needs no special emphasis that safety of industrial chemicals requires continuous watch with no scope for waivers. ये कह रहा है it needs no special emphasis, ये कह रहा है इसको कोई स्पेशल मतलब कोई मुख्य रूप से किसी एम्फेसिस का मतलब होता है कोई महत्वपूर्ण, मतलब कोई इसको कोई महत्वपूर्ण जो रूल्स है जो स्टेट गवर्नमेंट जो इनके लिए कर रही है, एंड नाउ इट्स saying it needs no special emphasis that safety of industrial chemicals requires continuous watch with no scope for waiver. वेवर का मतलब होता है किसी को सरेंडर करना या किसी को कुछ समय के लिए रोक देना, माफ़ कर देना कुछ समय के लिए. एम्फेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर देना. ये कह रहा है कि नीड्स नो स्पेशल एम्फेसिस, ये कह रहा है कि इसको कोई भी किसी प्रकार से जोर मतलब इस इंडस्ट्री की और ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन दैट द सेफ्टी ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स रिक्वायर्स कंटिन्यूस वॉच, लेकिन जो इंडस्ट्री के जो केमिकल्स है उनकी तरफ ध्यान देना, उनकी जो सुरक्षा है उनकी तरफ लगातार ध्यान देने की ज़रूरत है. विथ नो स्कोप फॉर वेवर, और उनको हम कभी भी नो स्कोप उनके लिए जो कंटिन्यूसली जो सेफ्टी के जो नियम्स है उनको हम कुछ उसके लिए कोई भी स्कोप नहीं होना चाहिए, मतलब उनकी जो सुरक्षा है उनको किसी भी हाल में टाल नहीं सकते, उनको ऐसा नहीं स्कोप होना चाहिए कि हम उनको टाल सके. एज इंडिया एम्स फॉर अ वाइडर मैन्युफैक्चरिंग बेस, ये कह रहा है एज इंडिया एम्स मतलब कि इंडिया एम्स का मतलब होता है लक्ष्य निर्धारित कर रहा है, लक्ष्य कर रहा है क्या, फॉर अ वाइडर मैन्युफैक्चरिंग बेस. उसके जो मैन्युफैक्चरिंग बेस का मतलब जो फैक्ट्रियाँ है उनके जो आधार है, वाइडर का मतलब होता है और बढ़ाना चाहती है, इंडिया के लक्ष्य है. इट नीड्स टू स्ट्रेंथन इट्स अप्रोच टू पब्लिक एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी. ये कह रहा है इससे पहले इसको इट नीड्स इसको ज़रूरत है क्या, टू स्ट्रेंथन मजबूत करने की, क्या इट्स अप्रोच इसके जो प्रस्ताव है उनको जो प्रस्ताव है जो फैक्ट्री बनाने के जो मैन्युफैक्चरिंग जो आधार है उनको मजबूत करने के लिए इनको सबसे पहले ज़रूरत है टू पब्लिक एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, पहले लोगों की और उनके आसपास जो भी पर्यावरण है उनके ऑक्यूपेशनल है उनकी सुरक्षा के लिए सबसे पहले इसकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत है. ट्रांसपेरेंट ओवरसाइट इज़ नॉट अ हर्डल टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ. ये कह रहा है कि जो ट्रांसपेरेंट ओवरसाइट है जो मतलब कि जो साफ साफ दिखाई दे रही, ओवरसाइट का मतलब जो गलतियाँ है, इज़ नॉट अ हर्डल टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ. ये कह रहा है कि जो साफ साफ जो गलतियाँ है ओवरसाइट है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए कोई भी प्रकार की ऑब्स्टेकल या डिफ़िकल्टी नहीं, मतलब कठिनाई नहीं है या कोई बाधा नहीं है. इसके कहने का मतलब है जो भी ट्रांसपेरेंट ओवरसाइट है मतलब कि जिसको हम देख सकते जो गलतियाँ है वो किसी भी औद्योगिक गति के लिए, किसी भी औद्योगिक को बढ़ाने के लिए कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करती है, क्योंकि जो सामने दिख रही जो ट्रांसपेरेंट जो ओवरसाइट है मतलब कि जो गलतियाँ हम देख सकते हैं कि उनको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जिनको हम नहीं देख सकते जो अंदरूनी जो मिस्टेक्स होती है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बाधा उत्पन्न कर सकती है. इट एडवांसेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय एलिमिनेटिंग टेरिबल मिस्टेक्स. एलिमिनेटिंग का मतलब होता है किसी को कम करना या किसी को ख़त्म करना. ये कह रहा है इट एडवांसेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है मतलब ऐसा विकास, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास जो लंबे समय तक चलता है. हम उन जो लंबे समय तक जो विकास है तभी कर सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग टेरिबल मिस्टेक. जो घातक जो खतरनाक जो गलतियां हैं उनको एलिमिनेट करके मतलब कि उनको ख़त्म करके ही हम उनको प्राप्त कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट मूव टू आवर ग्रामर रूल. एंड जो आज का जो एडिटोरियल है उसका एनालिसिस हमने कर दिया है. उसको इस एडिटोरियल में जो भी हमने पढ़ा है, जो विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुआ उससे जो हादसा हुआ, किस प्रकार से जो अथॉरिटी जो वहाँ के ऑफिशियल्स थी उनकी गलती रही थी, किस प्रकार से लोगों को इसने प्रभावित किया,
किस प्रकार से यह जानलेवा साबित हो सकता है, किस प्रकार से ये कैंसर के लिए कारण बन सकता है, किस प्रकार से ये लोगों की आंखों में जलन पैदा करना, उनके सांस लेने में तकलीफ़ पैदा करना, ये कुछ प्रकार की जो शारीरिक समस्या ये पैदा कर सकता है, और जो समस्या उत्पन्न हुई उनको हम कैसे आगे भविष्य में टाल सकते हैं, और जो इंडिया, जो भारत अब मैन्युफैक्चरिंग हब को और ज़्यादा बढ़ाने की सोच रहा है, तो उस समय इंडिया को किस प्रकार से जो इसके पॉलिसीज़ है, किस प्रकार से इसके जो रेगुलेशंस है उनको रेगुलेट करना चाहिए, इनके जो नियम है उनको बनाना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में इस प्रकार से कोई हादसे ना हो। उम्मीद हो कि जो भी नुकसान हुआ उनको सरकार अच्छे रूप से भरपाई कर सके, उनको हर्जाना दे सके और उनको अच्छी हेल्थ सुविधाएं प्रदान कर सके। एंड नेक्स्ट वी मूव टू ग्रामर रूल। एंड ग्रामर रूल, आज हमने जो ग्रामर इसमें एडिटोरियल में देखे थे, जो थे दो या एल्दो रिलेटेड। जब भी दो आए किसी भी सेंटेंस में, अगर दूसरा सेंटेंस, अगर दो सेंटेंस को हम दो या यट से कनेक्ट कर रहे हैं तो पहला सेंटेंस दो से शुरू होगा और दूसरा यट से, और ऐसा ही रूल एल्दो में होता है। इसका हिंदी अर्थ ये होता है यद्यपि होता है दो का, और इसका मतलब होता है बल्कि। ओके, दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। ये कह रहे यद्यपि उसने काफ़ी कठिन मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया। लेकिन यहाँ पर बट नहीं आएगा क्योंकि दो आया है, दो के साथ यहाँ पर आपका यट आएगा, इसलिए ये सेंटेंस हो गया आपका रॉन्ग, क्योंकि ये यहाँ पर यट से रिप्लेस होगा। अगर आप यहाँ पर यट नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर कॉमा लगा सकते हैं, लेकिन बट नहीं लगा सकते। यट या कॉमा के अलावा कुछ नहीं लगा सकते यदि सेंटेंस दो से शुरू होता हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सेंटेंस है दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। इसमें ये सेंटेंस राइट है क्योंकि दो से स्टार्ट और फिर येट दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट करता है, इसलिए सेंटेंस राइट है। ये कह रहा है यद्यपि उसने मेहनत तो काफ़ी की लेकिन ये फेल हो गया, लेकिन वो फेल हो गया। और उससे कुछ लास्ट ईयर जो एसएससी में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड, उनको हम डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है ऑल्दो दीज बुक्स आर नॉट यूजफुल बट द स्टूडेंट्स बाय देम। ये क्या, बिकॉज देयर सीनियर्स डिड सो। ये कह रहे हैं कि यद्यपि जो ये किताबें हैं उनके लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन इन स्टूडेंट्स ने खरीदी क्योंकि इनके जो सीनियर्स थे वो भी ऐसा करते थे, इसलिए उनके देखा देख ये कर रहे हैं। अब यहाँ पर ग्रामर का रूल क्या हो सकता है, हमने देखा यहाँ पर वर्ब सब कुछ एज इट इज़ राइट है, और लेकिन यहाँ पर कंजंक्शन है ना ये रॉन्ग है। जब ऑल्दो आपको पता है जब शुरू होता है तो यहाँ पर बट नहीं आ सकता है, जब सेकंड सेंटेंस शुरू हो यहाँ पर ये यट से रिप्लेस होगा। ओके, सो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। क्या है, यट है। आपको ये भी आना चाहिए, पहली बात तो आपको आना चाहिए एरर किस पार्ट में। सेकंड थिंग आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एरर क्यों है और उसको किस प्रकार से रिप्लेस किया जा सकता है। नेक्स्ट, ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशंस। ये कह रहा है वो एग्ज़ाम में सक्सीड नहीं हुआ, मतलब सफल नहीं हुआ। यट ही हैड वर्कड हार्ड एंड हैड अडोप्टेड द राइट स्ट्रेटजी। इसमें आपको पता है ये यहाँ पर यट आया है। हमेशा दो और येट का सेंस किस प्रकार होता है, पहले सेंटेंस में तो ये पॉजिटिविटी की बात करेगा और सेकंड ये नेगेटिविटी की बात करेगा, मतलब उलट बात करते हैं। दो सेंटेंस होते हैं, एक में तो जो सेंटेंस है दूसरे सेंटेंस में इससे टोटली उलट बात ये करेगा। जैसे ये कह रहा है ही डिड नॉट सक्सीड, वो परीक्षा में पास नहीं हुआ, ही वर्कड हार्ड, लेकिन उसने मेहनत तो की, ये तो वहाँ पर पॉजिटिव बता रहा है, लेकिन ये कह रहा है वो फेल हो गया। लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग उलट मीन्स आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये तो लगेगा ही लगेगा। कहाँ पे लगेगा ये देखना पड़ेगा। दूसरा सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है लेकिन यहाँ पे इसने येट लगा दिया, मतलब कि पहला सेंटेंस ये, इसलिए हमको दो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। दो या दो कोई भी लगा सकते, इसमें कुछ भी ग्रामर की गलतियाँ नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये
समझ में आ गया होगा। इसके जो राइट है, इसका ये राइट है, ये रॉन्ग है, इसका बी राइट है, इसका ए राइट है, यहाँ पर आएगा 2। ओके, एंड नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। और आज हमने वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस भी स्टार्ट कर दी है। जो पहला हमारा वन वर्ड है एब्डिकेशंस। एब्डिकेशंस का मतलब होता है टू फॉर्मली गिव अप, किसी को अपनी इच्छा से त्याग देना। जैसे कोई राजा अपनी गद्दी को कैसे त्याग करता है, उसको हम कहेंगे एब्डिकेशंस, ठीक है ना, अपनी इच्छा से किसी को त्याग देना। एब्यूलेशंस, एब्यूलेशंस का मतलब होता है रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। एब्यूलेशंस का मतलब होता है धार्मिक स्नान। धार्मिक स्नान मतलब कि जो आप पवित्र नदियों में जो स्नान करते हैं, जो धार्मिक नदियाँ, जो भारत की धार्मिक नदियाँ है, चाहे कोई भी जगह धार्मिक स्थल पर आप स्नान करते हैं, उसको आप क्या कहेंगे एब्ल्यूशंस। क्या कहेंगे? एब्ल्यूशंस मतलब धार्मिक स्नान। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एडिटोरियल अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एडिटोरियल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बी सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।